नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम एचआरएम के अंदर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, कलेक्टिव का मतलब क्या है? इकट्ठे। बार्गेनिंग का मतलब बहस। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि जब एम्प्लॉयज़ को लगता है कि उनकी जो वर्किंग कंडीशन है, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, वर्किंग इन्वायरमेंट वो सही नहीं है, ठीक है, या फिर उनको लगता है कि सैलरी उनकी बढ़नी चाहिए, इससे रिलेटेड या फिर और भी कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जो जो लेबर है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या करते हैं? बार्गेनिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? बार्गेनिंग करती हैं अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही पढ़ने वाले हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग है क्या। ठीक है, अच्छा, किस तरह की बार्गेनिंग होती है, क्या प्रोसेस होता है बार्गेनिंग का, ये सब हम जो है आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच द एसेंशियल कंडीशन ऑफ एम्प्लॉय आर डिटरमाइंड बाय बार्गेनिंग प्रोसेस। इसके अंदर क्या आता है कि जब एम्प्लॉयज़ के अधिकारों की बात आए, ठीक है, उनके राइट्स की बात आए, तो वो क्या करते हैं? बार्गेनिंग करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि भी हमें ये राइट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारे एकदम से इकट्ठे होते नहीं। यहाँ पे क्या करते हैं, एक मेंबर तो जाएगा एम्प्लॉयज़ की तरफ से, ठीक है, और एक मेंबर आएगा मैनेजमेंट की तरफ से। ठीक है, दो पर्सन आपस में बैठकर बात करते हैं। एक तो मेंबर आएगा एम्प्लॉयज़ की तरफ से और एक मेंबर आता है हमारे मैनेजमेंट की तरफ से। वो दोनों आपस में बैठकर, ठीक है, वो आपस में बैठ के आर्ग्यू करते हैं। जो भी एम्प्लॉयज़ की तरफ से जो भी चीज़ें होंगी वो बताएगा एम्प्लॉय वाला, मैनेजमेंट की तरफ से जो भी होगा वो आपस में बैठकर एक टेबल के ऊपर बैठकर उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी उनकी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है फीचर्स क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग के। सबसे पहले कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या आता है कि दो वे से यहाँ पे काम करते चलेगा, एक वर्कर की तरफ से और एक मैनेजमेंट की तरफ से। वो क्या करते हैं? दोनों इकट्ठे बैठते हैं और एक सोल्यूशन, एक नेगोशिएशन का मतलब एक समझौता करते हैं वो आपस में। कोई भी काम, कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ अपने बार्गेनिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? एम्प्लॉयज़ की तरफ से एक मेंबर जाएगा और एक मैनेजमेंट की तरफ से मेंबर जाएगा। ठीक है, वो दोनों आपस में बैठते हैं और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ क्या है? अक्रॉस द टेबल बोथ पार्टीज बार्गेन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई दोनों की जो क्या बात कर रहे थे हम, स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ क्या है? देखो, दोनों के पास इक्वल राइट हैं, इक्वल उनके पास स्ट्रेंथ है। मतलब कि जब वो टेबल के पास बैठेंगे वहाँ पे ना कोई छोटा ना कोई बड़ा है, दोनों आपस में एक ही सेम पावर से वो बात करते हैं। ठीक है, देखो, अक्रॉस द टेबल बोथ पार्टीज बार्गेन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। दोनों की स्ट्रेंथ क्या है? इक्वल स्ट्रेंथ के ऊपर वो बैठते हैं। बल्कि दोनों क्या है? इक्वल स्ट्रेंथ के लोग होंगे जो टेबल के ऊपर बैठ के बार्गेनिंग की बात करेंगे। नेक्स्ट है वॉलेंट्री क्या होता है कि यहाँ पे वर्कर और मैनेजमेंट जो है वो नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर बैठते हैं वॉलेंट्री, और मीनिंगफुल जो भी डायलॉग होंगे, ठीक है, जो भी ट्रबलिंग इश्यूज होते हैं उनके बारे में बैठकर वो बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? देखो, हर एक पार्टी को दूसरी पार्टी से कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, देखो, इन्होंने बोला कि ईच पार्टी नीड्स समथिंग दैट द अदर पार्टी हैज़। लेबर कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड मैनेजमेंट कैन पे बेटर फॉर देयर एफर्ट। देखो, दोनों के मिलने से ही काम चलेगा। ठीक है, अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम करें, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और दूसरी तरफ हमारी मैनेजमेंट भी उनको अच्छा पे करे, तो दोनों जब मिलकर ये काम करेंगे तो इसकी वजह से भी कई बार जो हमारे जो बार्गेनिंग की सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाती है कि एम्प्लॉय अपना बढ़िया काम करे और जैसा वो काम कर रहा है उससे रिलेटेड जो मैनेजमेंट है वो भी उसको सैलरी दे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस। देखो, कई बार क्या होता है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस चलता है हमारा बार्गेनिंग का। सपोज हम टेबल के ऊपर बैठे, हमारा बार्गेनिंग का इशू हो गया। ठीक है, हमने उससे रिलेटेड जो भी बात थी हमने आपस में बात की, पार्टीज बैठ के बात कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि हम कोई भी अगर एग्रीमेंट करते हैं आपस में, ठीक है, तो देखो, जब एग्रीमेंट होता है उस टाइम पे वो क्या है, दोनों पार्टी एग्री हो जाएंगे किसी भी टर्म, जो भी बार्गेनिंग है उस बार्गेनिंग का जो सॉल्यूशन होगा उससे रिलेटेड दोनों पार्टीज, मैनेजमेंट वाली की तरफ से और एक एम्प्लॉयज़ वाले की तरफ से, वो दोनों बैठकर क्या करते हैं? एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं? एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि अब मैंने एग्रीमेंट तो कर दिया,
वो अलग हो गया। लेकिन जब हम उस एग्रीमेंट को फाइनली जब उसको फॉर्मुलेट करेंगे, जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर उस टाइम पे कुछ भी गड़बड़ होती है तो दोबारा से हमारा बार्गेनिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। समझ रहे हो कॉन्टिन्यूस क्या है? तो इसी वजह से पहले भी हमारा बार्गेनिंग था और उसके बाद भी अब बार्गेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले क्या हुआ कि हमारा बार्गेनिंग की वजह से हमने वो रखा, हमने बहस की, जब हमारी बार्गेनिंग हुई कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है, तो हमने एक एग्रीमेंट को साइन किया। जब एग्रीमेंट साइन हो गया, जब इम्प्लीमेंट की बात आई तो मैनेजमेंट वालों ने या फिर एम्प्लॉय वालों की तरफ से कुछ ना कुछ बात हो गई, तो तब भी हमारा बार्गेनिंग आगे की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट है डायनामिक। डायनामिक क्या होता है? चेंज होता रहता है, ठीक है। द वे दे इम्प्लीमेंटेड वो अलग चीज़ से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पावर रिलेशनशिप। वर्कर वांट टू गेन मैक्सिमम फ्रॉम मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट वांट टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम फ्रॉम वर्कर। देखो पावर रिलेशनशिप हो जाता है। मैनेजमेंट तो चाहता है कि मेरे को कम पैसों के अंदर ये ज़्यादा काम कर दे दें, ठीक है, और वर्कर चाहता है कि मैं काम कम करूं, मुझे पैसा ज़्यादा मिल जाए। तो ये चीज़ भी कई बार ऐसे हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स। देखो बार्गेनिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी हम बार्गेनिंग को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम इस बार्गेनिंग को शॉर्ट आउट करें, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, तभी बहुत सारे टेक्निक्स का, ठीक, बहुत सारे टूल्स का, ठीक है। अच्छा किस तरह से हम समझौता करेंगे, क्या टाइमिंग होगा, एजेंडा क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें एक तरीके से पूरी अच्छे से हमें इसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो हमारा जो बार्गेनिंग का जो भी चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है बार्गेनिंग करने का, ठीक है। फर्स्ट है टू सेटल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन, ठीक है। हमारा उद्देश्य हो सकता है कि हमारा वेजेस से रिलेटेड, एम्प्लॉयज़ को वेजेस के रिलेटेड कोई मुद्दा है, या फिर उनकी वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड कोई मुद्दा है, तो वो इसको इस डिस्प्यूट को वो सेटल करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं। नेक्स्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर थ्रू कलेक्टिव एक्शन। तो क्या करते हैं, मैनेजमेंट भी चाहता है कि हमारा वर्कर यहाँ पर काम कर रहा है वो सुरक्षित हो, ठीक है, वो खुश रहे। तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे वो पूरा वो चाहती है मैनेजमेंट भी कि हम उसके इंटरेस्ट को, हमारे वर्कर के जो भी इंटरेस्ट है उनको हम प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट है टू अवॉइड थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट। देखो इन्होंने बोला है कि ये मैनेजमेंट और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के बीच का मामला है, कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे आके इन्वॉल्व ना हो। हम क्या करें, नेगोशिएशन के थ्रू, समझौते के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही उस चीज़ का निपटारा करते हैं। कई बार हम सोचते हैं ना कि हम आपस में ही कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको आपस में शॉर्ट आउट कर दे बजाय थर्ड पार्टी के आने से, क्योंकि थर्ड पार्टी जब इंक्लूड होता है तो सिक्रेसी जाती है, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इमेज पे इफेक्ट पड़ता है। तो इससे बेहतर यह है कि हम एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट आपस में मिलकर ही उस चीज़ को समझौता कर लें, ठीक। नेक्स्ट है बार्गेनिंग इश्यूज़। देखो ये तो हमने पढ़ा था, ये ऑब्जेक्टिव हैं। अब बार्गेनिंग के इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, किसकी वजह से बार्गेनिंग हो सकती है, वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन। एक तो ये कारण हो सकता है उनको सैलरी की प्रॉब्लम है, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है, उसकी वजह से वो कर सकते हैं। वर्क नॉर्म्स, जो आपने नॉर्म्स बनाए हैं, जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं, हो सकता है वो एम्प्लॉयज़ के लिए बढ़िया ना हो, तो इसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को जब सही नहीं लगती चीज़ तो वो उसके लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं। जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, इसकी वजह से हो सकता है। टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आ रही हैं, कोई टूल्स टेक्निक्स के अंदर चेंज हो जाए, या फिर मैनेजमेंट के जो राइट्स हैं उनकी बात आ जाए, तो मैनेजमेंट के राइट्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर मिलकर इस तरह की सिचुएशन है, ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से कलेक्टिव बार्गेनिंग की समस्या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बार्गेनिंग कि बार्गेनिंग कितने तरीके से होती है। फर्स्ट है कंजक्टिव या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। देखो याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ बार्गेनिंग का, तो आपने ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। कंजक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, यहाँ पे क्या करते हैं, द पार्टीज ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर रिस्पेक्टिव गेन्स। वर्कर वॉन्ट मैक्सिमम वेजेस एंड मैनेजमेंट वॉन्ट मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से बार्गेनिंग की इशू हो जाती है। मैं तो ये चाहती हूँ कि मुझे पैसा ज़्यादा मिले, ठीक है, और मैनेजमेंट चाहता है कि मुझे काम ज़्यादा मिले। तो इस ज़्यादा के चक्कर में क्या हो जाता है, यहाँ पे चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर वो आगे जाके कलेक्टिव बार्गेनिंग का कारण बनती हैं। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा है
कोऑपरेटिव बार्गेनिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम बात करते हैं नेगोशिएशन की। यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे कोई बात नहीं है, यहाँ पे बार्गेनिंग से कुछ नहीं होगा, हम ऐसा करते हैं समझौता कर लेते हैं। क्योंकि देखो दोनों को पता है दोनों के बिना काम नहीं चल सकता। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट ना हो तो काम बिगड़ जाएगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ ना हो तब भी काम बिगड़ जाएगा। तो उनको पता है कि ना तो मैनेजमेंट का एम्प्लॉयज़ के बिना काम चल सकता है, ना एम्प्लॉयज़ का मैनेजमेंट के बिना काम चल सकता है। तो वो आपस में क्या कर लेते हैं, नेगोशिएट कर लेते हैं। नेगोशिएट में समझौता कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बोथ पार्टी रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वाइविंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि दोनों पार्टीज़ को यहाँ पे समझ में आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है। वर्कर रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कर, सो दे बोथ स्टार्ट नेगोशिएटिंग। तो उन दोनों को एक दूसरे की अहमियत पता लग जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो क्या करते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग को नेगोशिएशन के थ्रू उसको सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग के अंदर क्या था, इन दिस मेथड वर्कर वेजेस एंड बेनिफिट्स आर लिंक्ड और बेस्ड टू प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि मैनेजमेंट ने बोल दिया कि हम जो आपकी सैलरी, जो भी आपके वेजेस होंगे, जो भी आपके बेनिफिट्स होंगे, वो आपके प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड होंगे। और उन्होंने उस प्रोडक्टिविटी को इतना स्ट्रिक्टली बना दिया है कि एम्प्लॉयज़ उसको अचीव नहीं कर पा रहे, ठीक है। देखो मैनेजमेंट ने यहाँ पे चालाकी से काम किया कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है वो प्रोडक्टिविटी के रूल्स बना दूँ, जिसकी वजह से वो अचीव नहीं कर पाएंगे। और जब वो अचीव नहीं कर पाएंगे तो मेरे को सैलरी नहीं ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो मैं तो बोल दूंगा उनको कि भाई पहले इस चीज़ को, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करो। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोल दिया कि आपको एक दिन में 10 यूनिट बनानी है, ठीक है। और वो बनाना इम्पॉसिबल है, कोई ऐसा हार्ड, कोई वैसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ एक दिन में 6 या 7 बन सकते हैं। लेकिन देखो मैनेजमेंट को अच्छे से पता है, लेकिन उन्होंने फिर भी ये टारगेट रखा कि आपको 10 यूनिट बनानी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पास तो बहाना हो जाएगा। अगर वो बोलेंगे वर्कर सैलरी के बारे में तो वो तो बोल देंगे कि भाई मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि 10 यूनिटें बनानी है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बहस वाली सिचुएशन हो जाती है कि वर्कर को लगता है कि इन्हें पता है कि ऐसा एक दिन में बनना इम्पॉसिबल है, तो इन्होंने जानकर किया है। तो उसके बाद आता है हमारा कंपोजिट बार्गेनिंग। जो कंपोजिट बार्गेनिंग आता है आपके प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग के बाद। कंपोजिट बार्गेनिंग के में क्या आता है, इट इज़ अलेक्ड बाय वर्कर डेट प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग एग्रीमेंट हैव इंक्रीज द वर्कलोड। देखो इसकी वजह से क्या होता है, वर्कलोड, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के दिमाग में स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। वो एक दिन में 10 यूनिट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करेंगे। उनके माइंड में लगेगा कि अगर मेरे को अपनी सैलरी चाहिए, मुझे काम ज़्यादा करने पर, तो काम ज़्यादा के चक्कर में उनके वर्कलोड बढ़ जाएगा। मैटर रिलेटिंग टू वर्क नॉर्म्स, एम्प्लॉयमेंट लेवल, इन्वायरमेंट हैजर्ड्स एटसेट्रा, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ हाई टेक्नोलॉजी एंड टाइट प्रोडक्टिविटी में हैव नॉर्म्स हैव मेड द लाइफ ऑफ वर्कर समवट अनईजी। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए उन्होंने, ठीक है। वहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, जिसकी वजह से वर्कर का वहाँ पे काम करना इजी नहीं है। तो यहाँ पे भी एक बार्गेनिंग की सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो कलेक्टिव बार्गेनिंग में 2 कंसेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक इसके टाइप्स, एक इसका प्रोसेस, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। कलेक्टिव बार्गेनिंग का क्या प्रोसेस है, सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि फर्स्टली यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ द वर्कर और मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको क्या करता है, आइडेंटिफाई करनी पड़ती है प्रॉब्लम, ठीक है। देखो द नेचर ऑफ प्रॉब्लम इन्फ्लुएंसेस ऑल प्रोसेस। देखो सारा ही प्रोसेस किसके ऊपर टिका हुआ है, हमारी प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। अगर लगता है ऑर्गेनाइजेशन में कि प्रॉब्लम जो है अननेसेसरी है, कोई ज़्यादा वैसी प्रॉब्लम नहीं है, अननेसेसरी, तो उसको हम डिले कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम उन्हें पता है कि अगर अननेसेसरी प्रॉब्लम है तो उसको हम बाद में भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें पता है कि रेलिवेंट प्रॉब्लम है, नेसेसरी प्रॉब्लम है, तो वो उसका तुरंत ही उसको डिस्कस करते हैं और इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन, उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। दूसरा कलेक्शन ऑफ डाटा। अब हमें प्रॉब्लम पता लग गया, ठीक है। एम्प्लॉयज़ अपना डाटा इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब इन्हें बार्गेनिंग चाहिए, बार्गेनिंग के लिए प्रूफ चाहिए, सारे हमारे पास कागजात होने चाहिए ताकि हम बता सकें। तो यहाँ पे क्या होता है, डाटा को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। मैनेजमेंट अपना डाटा शुरू कर देती है, स्टार्ट कलेक्ट करना, और यहाँ पे
एम्प्लॉयज़ भी स्टार्ट कर देते हैं डाटा को कलेक्ट करना। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, उसकी वजह से हम उससे रिलेटेड जो भी डाटा है उसको कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ नेगोशिएटर। नेगोशिएटर क्या, देखो सारे एकदम से नहीं जाएंगे। ऐसे मान लो 100 एम्प्लॉयज़ है तो 100 के 100 एम्प्लॉयज़ थोड़ी बहस करेंगे, वहाँ तो खिचपिच हो जाएगी। ऐसे ही मैनेजमेंट में मान लो 60 बंदा काम करो तो 60 का 60 थोड़ी आएगा, नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैनेजमेंट की तरफ से एक बंदा आएगा और एम्प्लॉयज़ की तरफ से एक बंदा आएगा। वो एक बंदा कौन होगा, जो उसके ऊपर बात करेगा, जो नेगोशिएट करेगा, जो बार्गेनिंग करेगा, तो वो आपको छांटना पड़ेगा। ठीक है, मान लो 50 बंदे हैं मैनेजमेंट में, 100 बंदा एम्प्लॉय, तो उन 100 में से कोई एक कौन होगा, उस 50 में से कोई एक होगा। वो डिपेंड करता है पर्सन की स्किल, पर्सन को कितनी नॉलेज है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, उसको पता होना चाहिए उसे कब बोलना है, कब चुप होना है, कब नेगोशिएट करना है, कब उसको एक काउंटर ऑफर देना है, ये दोनों को पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले स्टेप के अंदर उस पर्सन को चूज़ करेंगे जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होंगी, सारी ट्रेट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लाइमेट ऑफ नेगोशिएटर। बोथ पार्टी मस्ट डिसाइड एन अप्रोप्रिएट टाइम, ठीक है, एंड सेट अ प्रॉपर क्लाइमेट फॉर इनिशियल नेगोशिएशन। यहाँ पे नेगोशिएशन के अंदर क्या करते हैं, दोनों एक टाइम सेट कर देते हैं कि भाई इस टाइम पे इस दिन हम जो है ये काम, अपनी कलेक्टिव बार्गेनिंग का काम करेंगे। ठीक है, बार्गेनिंग स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स। यहाँ पे क्या करते हैं, हम स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हैं, बल्कि यहाँ पे प्लान पॉलिसीज़ को तैयार किया जाता है ताकि हम बार्गेनिंग टेबल के ऊपर परसुएड कर सके, बोल सके, उसको सामने वाली पार्टी को समझा सके कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, टैक्टिक्स का मतलब क्या हो गया, टैक्टिक्स का मतलब क्या होता है, वो एक ऐसे स्पेसिफिक आपको एक्शन लेने पड़ेंगे बार्गेनिंग सेशन के दौरान। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है फॉर्मलाइजिंग द, वन इज फॉर्मलाइजिंग द एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या करते हैं, हम एग्रीमेंट तैयार करते हैं। एग्रीमेंट कैसे होगा, जो पार्टीज आई हैं, मतलब कि एक पर्सन जो एम्प्लॉयज़ की तरफ से आया है, एक पर्सन जो मैनेजमेंट की तरफ से आया है, वो एक क्या करते हैं, वो एक एग्रीमेंट तैयार कर देते हैं। वो एक ऐसी स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिस स्टेटमेंट के ऊपर वो दोनों पार्टी सहमत होंगी। ठीक है, वो जो स्टेटमेंट होगी वो सिंपल होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ऐसी हो, शॉर्ट फॉर्म में हो, सिंपल हो, क्लियर हो। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, वो दूसरे पर्सन को, उन्हें बाहर जाके बताना भी तो है, तो वो क्या होना चाहिए, फॉर्मुलाइजिंग, वो एक एग्रीमेंट को फॉर्मुलेट करेंगे, उसे तैयार करेंगे, वो बहुत ही सिंपल क्लियर फॉर्म में होनी चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट इज इन्फोर्सिंग द एग्रीमेंट, बल्कि फॉर द एग्रीमेंट मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव बोथ पार्टीज मस्ट बिलीव लॉयल टू कंडीशन एग्री। देखो हमने एग्रीमेंट बना दिया, लास्ट में क्या होगा, उस एग्रीमेंट पे टिके रहना चाहिए। ठीक है, देखो अगर मैंने एग्रीमेंट कोई बना दिया है तो वो पूरे उसके ऊपर पूरा विश्वास करो। ठीक है, उसको विश्वास के साथ साथ उस एग्रीमेंट को केयरफुली अच्छे ढंग से उसको इम्प्लीमेंट भी करो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये सभी क्या थे, हमारे प्रोसेस थे। आज हमने पढ़ा है बार्गेनिंग क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, किस तरह की बार्गेनिंग होती है, कितने टाइप्स की होती है, और क्या प्रोसेस होता है हमारे कलेक्टिव बार्गेनिंग का। ठीक है, एक बार मैं आपको प्रोसेस जो है एक बार से करवा देती हूँ ब्रशअप, ताकि आप उसको अच्छे से उसको कर पाएंगे उसको। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट आप उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करोगे, एम्प्लॉयज़ अपना डाटा लेकर आएंगे और मैनेजमेंट वाले अपना डाटा लेकर आएंगे। नेक्स्ट हम फिर करेंगे नेगोशिएटर को सिलेक्ट, कि भी कौन बोलेगा, मैनेजमेंट की तरफ से कौन पर्सन आएगा और एम्प्लॉयज़ की तरफ से कौन पर्सन आएगा। नेक्स्ट है क्लाइमेट ऑफ नेगोशिएशन, फिर हम टाइम डिसाइड करेंगे कि कब वो कलेक्टिव बार्गेनिंग या फिर कब नेगोशिएशन का काम होना, क्या टाइम होगा, एक प्रॉपर क्लाइमेट, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट वहाँ पे तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट बार्गेनिंग स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स, बल्कि आपको प्लान पॉलिसीज़ को पूरे अच्छे से बनाना पड़ेगा और जो भी एक्शन लेने हैं वहाँ पे वो लेने पड़ेंगे। फॉर्मुलाइजिंग द एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट को तैयार किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फोर्सिंग द एग्रीमेंट, आप यहाँ पे एग्रीमेंट को तैयार करेंगे। ठीक है, और जब आप उस एग्रीमेंट को तैयार कर देंगे तो बाकी लोगों को उसके ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, उसके ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। ठीक है, और उसको केयरफुली अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का टॉपिक मेरी तरफ से आज कंप्लीट हुआ है। सिर्फ हमारा इसके बाद एक टॉपिक और रह गया है। ठीक है, उसकी वजह से उसके बाद हमारा HRM जो है वो
कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस वाले टॉपिक में या फिर इससे पहले वाले जितने भी टॉपिक है, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करो, ताकि मैं उसके ऊपर अलग से दोबारा से वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, तो फीडबैक प्लीज़ देना, तो कि फीडबैक से ही पता लगेगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, कौन सा टॉपिक में अगर आप चाहते हो वो दोबारा रिपीट हो तो मैं दोबारा भी करवा दूँगी। बस आप मेरे को फीडबैक दो, उससे मेरे को पता लगेगा। ठीक है, मेरे आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।